हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, खुद का भी ख्याल रख रहे होंगे इस ठंड के मौसम में, और अपने बड़े बुजुर्गों का भी ख्याल रख रहे होंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं रोज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आता हूं, एक नए क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के साथ। वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे निश्चित ही देखना है, याद करके ही जाना है, ताकि अपने एग्जाम में 3 क्वेश्चन हम इजीली बनाकर आ सकें। ठीक है, और इसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और आज हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन। आप लोग जानते होइएगा, डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस। नाम सुने हैं, एम से दिखाते हैं। डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस, राइट द expression for mutual inductance of two long solenoids। ये हो गया आपका आज का क्वेश्चन। जाहिर सा बात है, काफी कॉन्सेप्चुअल चैप्टर का ये क्वेश्चन है। इसमें यह भी डाल सकता है आपको, डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन में उसको ऑलरेडी याद करके चलते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इन सब क्वेश्चंस पे हम लोग ऑलरेडी पकड़ बना के रखते हैं। तो उसका डिफिनेशन पूछेगा आपसे, म्यूचुअल इंडक्टेंस, या दोनों का डिफिनेशन पूछ सकता है कि डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। नहीं पूछेगा, लेकिन म्यूचुअल इंडक्टेंस का पूछेगा। अगर लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक्सप्रेशन निकालते हैं तो निश्चित रूप से ही पूछेगा। तो हम लोग बारी बारी सब इसको समझते हैं, और सेल्फ इंडक्टेंस को छोड़कर, चूंकि क्वेश्चन का आंसर करना है हम लोग, तो सेल्फ इंडक्टेंस को छोड़कर हम लोग आज म्यूचुअल इंडक्टेंस पर फोकस करते हैं कि क्या होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। ट्रांसफार्मर इसी के प्रिंसिपल पर काम करता है। ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये क्या होता है, कैसे होता है, ये जरा देखते हैं। मान लेते हैं ना, ये एक कॉइल है, ठीक, और इस कॉइल के ऊपर जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का सबसे ज्यादा वैल्यू होता है, सब ब्रीफ नॉलेज का भी चीज है, इसके ऊपर एक और कॉइल हम लोग लपेट देते हैं। दिख रहा है, कॉइल के ऊपर एक कॉइल है, ताकि मैक्सिमम वैल्यू मिल सके इसका, म्यूचुअल इंडक्टेंस का। ठीक है, इस ब्लू मार्कर वाले को बोलते हैं हम लोग प्राइमरी कॉइल, और इस ब्लैक वाले को बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। म्यूचुअल इंडक्टेंस होता क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस वो घटनाक्रम है, वह फिनोमिनल है, जिसमें यदि करंट किसी एक कॉइल से गुजरता हो, इफ ए करंट इज पासेस थ्रू ए कॉइल, देन एन ईएमएफ as well as a current is induces in the neighboring another coil। क्या मतलब कि अगर करंट किसी एक कॉइल से गुजरता हो, उसका वैल्यू या फ्लक्स चेंज करता हो, तो आमतौर पर हम लोग एसी को गुजारते हैं, क्योंकि एसी का वैल्यू बराबर चेंज करता है। तो अगर किसी कॉइल से इफ ए करंट और मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजेज इन ए कॉइल, देन एन ईएमएफ as well as a current is induces in the neighboring another coil। This phenomenon is called the mutual inductance। ठीक बात है, आया समझ में? फिर समझ लेते हैं, लिख के समझते हैं इसको। म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसमें लिखते हैं हम लोग the phenomenon of induction
of a current and EMF in a coil, किसी coil में, phenomenon of induction of a current and EMF in a coil when there is a change in current or magnetic flux in the neighboring another coil. Another coil is called the mutual inductance. कुछ आया बात समझ में? क्या कि किसी कॉइल में वह घटनाक्रम जिसमें किसी कॉइल में करंट और ईएमएफ इंड्यूस होता है, कब? व्हेन देयर इज ए चेंज इन करंट और मैग्नेटिक फ्लक्स इन द नेबरिंग अनदर कॉइल। मतलब बगल वाले किसी कॉइल में अगर करंट और मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू चेंज करता है, टाइम के साथ बदलता है, तब उसके बगल वाले कॉइल में एक ईएमएफ और करंट इंड्यूस कर जाता है। ठीक है, इसी घटनाक्रम को हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस। बात क्लियर हुआ? क्लियर यही बात है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है? नहीं, एक कॉइल से, जैसे मान लेते हैं ये एक कॉइल है, इस कॉइल से अगर करंट गुजरा और मैग्नेटिक फ्लक्स करंट गुजरा और टाइम के साथ वो चेंज किया, तो इस कॉइल का लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स इसके साथ भी हो जाएगा, और जो ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा तो इस कॉइल में भी क्या हो जाएगा? एक ईएमएफ और करंट इंड्यूस कर जाएगा। ठीक बात है? तो बात समझ में आ रहा है? दो कॉइल होना चाहिए। म्यूचुअल इंडक्टेंस हमेशा दो कॉइल के बीच होता है। एक अकेला कॉइल अगर होगा तो वो हो जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस, है ना, और दो कॉइल के बीच अगर होगा तो क्या होगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो उसको हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। इसी में एक टर्म, हालांकि आंसर कैसा नहीं, अगर डिफिनेशन से पूछता है तो हो गया, डिफिनेशन बात खत्म। लेकिन थोड़ा जानिए, यहां पे नेक्स्ट हम लोग उठाते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ये क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ये क्या होता है? अब जरा सोच के बताइए, प्राइमरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल है, दो कॉइल है, नहीं क्या? दो कॉइल है, अच्छी बात है सर। इस दोनों कॉइल में, इस दोनों ही कॉइल में हम लोग क्या सोचते हैं? हम लोग सोचते हैं कि अगर इस करंट का वैल्यू ज्यादा होगा तो सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स भी ज्यादा लिंक्ड होगा, क्योंकि पहला वाला का ज्यादा फ्लक्स चेंज कर रहा है। करंट का वैल्यू ज्यादा होगा तो वो ज्यादा वैल्यू चेंज करेगा, ज्यादा वैल्यू चेंज करेगा तो प्राइमरी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स भी ज्यादा चेंज होगा। प्राइमरी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स अगर ज्यादा चेंज होगा तो सेकेंडरी वाला का भी ज्यादा होगा। यानी कि इन शॉर्ट हम सभी लोग जानते हैं, लैंग्वेज लिख सकता है, एज वी नो दैट द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए कॉइल, हाई से दिखाते हैं उसको, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। हाँ कि ना? मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को जब हम लोग हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, यहां कांस्टेंट लगाते हैं m, यहां से m बराबर क्या आ जाता है? फाई बटा आई। यहां से m बराबर क्या आ गया? फाई बटा आई। वेयर m इज ए, जहां m क्या है? वेयर m इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। m क्या है? एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, नोन एज द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, जिसको हम लोग क्या, इसका काम पड़ेगा आगे, तो इसको मेंशन कर देते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। अदरवाइज खाली डिफिनेशन है तो डिफिनेशन कर दिया, सेल्फ इंडक्टेंस इज ए फेनोमेनन इन विच ए करंट और ए ईएमएफ और करंट the mutual inductance is a phenomenon in which a current or EMF is induces in a coil when there is a change of current or magnetic flux in the neighboring another coil। नहीं क्या? चलिए हो जाता है कभी। तो ये डिफिनेशन सिर्फ कर दिए, लेकिन अगर मेंशन कर देते हैं बाई द वे, क्योंकि आंसर काफी छोटा है, कोई बहुत बड़ा आंसर नहीं है, ये एक डेढ़ पेज में हो जाता है, तो अगर इसको मेंशन करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको 5 में 5 निश्चित ही देगा। ये बच्चा पूरा बात जान रहा है।
ठीक है, तो यहां से हम लोग कोई बड़ा बात नहीं, छोटा सा बात उठाते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, जो कि इसी का काम पड़ेगा आपको आगे एक्सप्रेशन निकालने में, है ना। तो क्या हो गया ये, हम सभी लोग जानते हैं, एज वी नो दैट द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। लिख देंगे दैट इज कहने का मतलब आई ई इज इक्वल टू फाइव प्रोपोर्शनल टू आई। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो m लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे तो m बराबर कितना आ जाएगा 5 बटा आई। लिख देंगे इधर वेयर m इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नोन एज द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। m क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, क्या बोलते हैं उसको, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं उसको। अच्छी बात है, कोई डाउट नहीं, यहां तक में कोई डाउट नहीं। दिस इंप्लाइज 10 इफ I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, देन अगर I बराबर 1 एम्पियर हो तो M बराबर क्या हो जाएगा 5। अब लिख देंगे इट इज डिफाइंड एज द, अब यहां से क्या लिख देंगे, इट इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए कॉइल। M किसके बराबर है, 5 के बराबर है ना। इट इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए कॉइल व्हेन ए यूनिट करंट, I बराबर कितना लिए हैं 1 एम्पियर लिए ना, तो व्हेन ए यूनिट करंट इज पासेस थ्रू द नेबरिंग अनदर कॉइल। और लंबा लैंग्वेज ले सकते हैं, द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए कॉइल। दो कॉइल के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस परिभाषित होता है कैसे, मैग्नेटिक फ्लक्स linked with a coil when a unit current is passes through neighboring another coil। कि बगल वाले दूसरे कॉइल से, मतलब प्राइमरी है ना, प्राइमरी वाले से अगर 1 एम्पियर का ही करंट पास करे तो सेकेंडरी कॉइल का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, सेकेंडरी कॉइल का जो फ्लक्स होगा, वो दोनों कॉइल का क्या कहलाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाएगा। प्राइमरी में पास किया तो फ्लक्स किसका चेंज हो गया, सेकेंडरी का, तब दोनों का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो सेकेंडरी वाले के फ्लक्स के बराबर होगा। तो डिफिनेशन कर दिए, बहुत कीजिएगा यहां पर, इसका यूनिट डायमेंशन लिख सकते हैं, याद भी रखना है यूनिट डायमेंशन। इसका SI यूनिट होता है हेनरी और वेबर पर एम्पियर और जूल पर एम्पियर का स्क्वायर। ठीक है, डायमेंशन भी लिख दीजिए इसका, क्योंकि पूछता है ऑब्जेक्टिव में, है ना, यूनिट डायमेंशन पूछता है। तो जूल का ml स्क्वायर t का पावर -2 और एम्पियर बटा के ऊपर गया तो I का पावर -2। तो ऐसा यूनिट इसका हेनरी याद रखेंगे, डायमेंशन याद रखेंगे, हेनरी का ही है या वेबर पर एम्पियर का ही है या जूल पर एम्पियर का स्क्वायर का ही है, सब बराबरी बात है। क्लियर है बात। तो इस चीज को चाहिएगा तो अपने आंसर में हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक बात है। तो पिक्चर को समझाने के लिए आपको बनाए थे, पिक्चर यहां नहीं बनाना है, समझने के लिए पिक्चर यहां पर हम लोगों को अभी नहीं बनाना, बस सीधा सा डिफिनेशन लिखना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में बता देना डिफिनेशन लिख करके। उसके बाद हम लोगों को बहुत करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में बता देंगे। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में बताने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने एक्सप्रेशन पे जाएंगे, जो असल मुद्दा है क्या, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड्स। दो लंबे सोलेनॉइड्स के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू निकालना है। तो यहां पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दो लॉन्ग सोलेनॉइड को कंसीडर करना पड़ेगा, एक सोलेनॉइड और दूसरा सोलेनॉइड। दोनों का कॉमन लेंथ L मान लेंगे, कॉमन एरिया A मान लेंगे, क्योंकि एक के ऊपर दूसरे का बाइंडिंग है तो एरिया मोटा मोटी सेम ही होगा। एक हो जाएगा आपका सोलेनॉइड S1 और दूसरा हो जाएगा सोलेनॉइड S2। एक का नंबर ऑफ टर्न्स N1, दूसरे का नंबर ऑफ टर्न्स N2। इतना चीज कर सकते हैं ना, सोलेनॉइड है ना, लपेटा होगा इसके ऊपर, बाइंडिंग करते हैं ना हम लोग, तो उसको सोलेनॉइड बोलते हैं, ठीक ना। तो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स होता है, कॉपर के कॉइल का टर्न इस तरीके से देते हैं ना हम लोग।
तो कॉपर के कॉइल का टर्न हो गया। तो इस प्रकार से लोग पिक्चर बनाएंगे और पिक्चर बनाने के बाद लैंग्वेज उठाएंगे। क्या लैंग्वेज उठाएंगे कि लेट अस कंसीडर टू लॉन्ग सोलेनॉइड्स S1 and S2. Let us consider two long solenoids S1 and S2 having common length L and area of cross section A. If N1 and N2 are their number of turns and a current I, मान लेते हैं ये वाला I, current I is flowing through the solenoid S1, then कुछ आया बस समझ में कि मान लेते हैं दो सोलेनॉइड है, कौन कौन, S1 S2, यहीं पे लिख सकते हैं। Let us consider two long solenoids S1 and S2 having number of turns N1 and S2 respectively. If their common length is L and area of cross section A, common length L and common area of cross section A, capital A. If a current I is flowing through the solenoid S1, S1 से एक करंट I पास कर रहा है, कर सकता है, S1 से करंट I पास करेगा, then the magnetic field inside of the solenoid S1 is, S1 है तो V1 लेते हैं, then the value of magnetic field inside of the solenoid S1 is कितना होता है, सोलेनॉइड के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड याद होगा, ऑब्जेक्टिव पूछता है, ये होता है म्यू नॉट N1 I, म्यू नॉट Ni होता है, तभी इसका N1 लेते हैं। N1 बराबर लेते हैं हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, छोटा वाला n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है क्या, तो B1 कितना आ गया, म्यू नॉट N1 I बटा L होगा ऐसा। तो मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिए किसका, सोलेनॉइड S1 के अंदर का, ठीक। thus द मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the another neighboring solenoid S2 is, दूसरे सोलेनॉइड S2 का मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोग निकालते हैं कितना, B A cos थीटा, क्योंकि एक दूसरे पर बाइंड किया हुआ है ना, तो थीटा तो 0 डिग्री ले लेंगे, तो 0 डिग्री में cos 0 हो जाएगा 1, तो सिंपली लिख सकते हैं B A, तो B की जगह कर दिए कितना B1, चूंकि पहला वाला का फील्ड निकला है, तो फाई 2 1 कितना आ गया, म्यू नॉट N1 I बटा L इंटू A, आएगा ऐसा। ये क्या निकला, सेकेंडरी सोलेनॉइड का, सेकेंड सोलेनॉइड का, इसलिए लिखा हुआ है 2 1 है ना, तो सेकेंड सोलेनॉइड का फर्स्ट की वजह से सेकेंड सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा सर, ठीक बात है। 10, अब चूंकि उसका भी तो नंबर ऑफ टर्न्स N2 टाइम्स है, तो 10 द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स फाई नेट बराबर N2 फाई 2 1, कितना नंबर ऑफ टर्न्स होगा, क्योंकि एक टर्न के लिए इतना निकला ना फाई 1 2, और सोलेनॉइड S2 में कितना टर्न्स है, N2 टर्न्स है, तो N2 से गुना कर देंगे, और जो ही N2 से गुना कर देंगे तो फाई नेट कितना आ गया, म्यू नॉट N1 N2 IA बटा L, हाँ थी ना, दिख रहा सब लोग को, यहां तक हम लोग लिख लेंगे, फाई नेट निकल गया ना। अब यहां से द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू सोलेनॉइड्स इज M बराबर फाई नेट बटा I, दो सोलेनॉइड के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना हो जाएगा, अभी सीखे ना हम लोग, देखो यहां पे सीखे ना, फाई क्या होता है, फाई होता है M क्या होता है, फाई बटा I, M क्या होता है, फाई बटा I, तो फाई बटा I, कुछ नहीं करना भाई, इस I को नीचे ला देंगे तो M का वैल्यू जो बचेगा सो हो जाएगा, I को खा गए तो म्यू नॉट N1 N2 A बाई L, चलिए काम यहां से आपका हो गया, आपने कैलकुलेट करके बता दिया कि दो लॉन्ग सोलेनॉइड्स के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होता है। थोड़ा और सॉल्व करते हैं, थोड़ा और सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, L से गुना भी कर दिए, L से भाग भी दे सकते हैं, तो नीचे वाला L को एडजस्ट कीजिए, तो M इज इक्वल टू लिख सकते हैं म्यू नॉट
N1 बाई एल इंटू N2 बाई एल, और ऊपर वाला एल को एरिया के साथ रहने दिए, ए एल, एरिया इंटू लेंथ। तो N1 बटा एल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसको तो छोटा वाला n से दिखाते हैं ना, तो म्यू नॉट N1 N2, एरिया इंटू लेंथ कितना हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम हो जाएगा सर, तो वॉल्यूम लिख दीजिए, एक लाइन बढ़ गया आपका, पूरा पूरा एक्सप्रेशन आ गया, इतना लिख दिए, 5 में 5 है ना छोटा आंसर। और समझना बिल्कुल आसान है। क्या किए हम लोग, थोड़ा सा डिफिनेशन वगैरह किए। म्यूचुअल इंडक्टेंस किसे कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछता है कभी कभी, तो इन दोनों को याद करेंगे तो कोई खड़ा भी करेगा नहीं। दो लॉन्ग सोलेनॉइड है तो दो गो लॉन्ग, देखा कितना कम मैथमेटिक्स है। दो लॉन्ग सोलेनॉइड है, दोनों को एक दूसरे पर लपेटा देकर फोटो बना दिए। सोलेनॉइड S1 मान लिए, सोलेनॉइड S2 मान लिए, इसका नंबर ऑफ टर्न्स N1 मान लिए, इसका नंबर ऑफ टर्न्स N2 मान लिए। कॉमन लेंथ दोनों सोलेनॉइड का L मान लेते हैं, कॉमन क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल A मान लेते हैं, क्योंकि एक दूसरे पर बाइंड किया हुआ है। समझ में आया सब बात, इस सब बात का लैंग्वेज लिख देते हैं फोटो का अकॉर्डिंग। क्या लैंग्वेज लिखेंगे कि लेट अस कंसीडर टू लॉन्ग सोलेनॉइड्स S1 एंड S2 हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स N1 एंड N2 respectively are wound over each other if their common length is L and common cross sectional area is A and a current I is flowing through the solenoid S1, then the magnetic field inside of the solenoid S1 is, मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिए। N1 क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, N1 बटा L लगा दिए N1। अब पहला वाले का जब फील्ड निकल गया तो दूसरे वाले का फ्लक्स चाहिए ना, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस तो दो के बीच होता है, तो दूसरे वाले का फ्लक्स क्या हो जाएगा, पहला वाला का फील्ड और दूसरे वाले का एरिया। यहां दूसरा वाला का एरिया पहला वाला का एरिया सेम में है, वो अलग से फिर थ्योरी चैप्टर वाइज पढ़ते हैं हम लोग, तो वहां पर B1 A2 लेते हैं, है ना, तो A2 ना लेके सीधे A लेंगे, क्योंकि दोनों का एरिया सेम है। तो B1 A ले लिए, कुछ नहीं किए, B1 का वैल्यू लिखे और A को रहने दिए। ये निकला एक टर्न का, तो फाई नेट, क्योंकि N2 टर्न्स है ना सोलेनॉइड S2 में, तो N2 से गुना कर दिए फाई का, तो फाई नेट निकल गया। फाई 1 2 में N2 से खाली गुना किए हैं, हो गया। और म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना तो लिख देंगे नाउ M बराबर क्या होता है, फाई नेट बटा I को यहां से इग्नोर करेंगे तो जो बच गया सो म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू हो गया। यहां पर भी आपका आंसर कंप्लीट हो गया, 5 नंबर यहां पर भी दे देगा आपको। थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं तो L से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, नीचे में 2 गो L आ गया ना, तो एगो L N1 के नीचे, एगो L L2 के नीचे एडजस्ट कर दिए, ऊपर वाला L को एरिया के साथ रख दिए। N1 बटा L छोटका N1 हो गया, N2 बटा L छोटका N2 हो गया, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम हो गया, है ना, आसान बिल्कुल। बस एक बार देखेंगे, समझेंगे इसको अच्छे से फोकस करके, एक बार लिख लेंगे, दूसरी बार तो अपने आप लिखा जाएगा। ये बस मैटर को समझना कि लिखना इसमें क्या है, हमको इसमें लिखना क्या है। तो लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर इसे रट्टा थोड़ा मारा जाता है, उसको समझ के याद किया जाता है। तो समझ में आया होगा। अब इसको आप लोग कमांड कर लीजिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए भी, लगभग सभी लोग इसको भी गेस किए हुए हैं, ठीक ना। और मन लगाकर पढ़िए, जितना मन लगाकर पढ़िएगा उतना आपके हक में जाएगा, उतना आपका भला होगा। क्यों, क्योंकि पढ़ाई के लिए अगर दिल लगाओगे, ठीक है, पढ़ाई के लिए अगर दिल लगाओगे तब तुम हर मुश्किल से टकराओगे। पढ़ाई के लिए अगर दिल लगाओगे तो तुम हर मुश्किल से टकराओगे, तभी कल ये दुनिया करेगी सलाम तुम्हें, तभी कल ये दुनिया करेगी सलाम तुम्हें, जब तुम खुद को इस काबिल बनाओगे। किस काबिल, 80+, तब तो आपका प्रतिष्ठा खुद की नजर में बढ़ेगा। फैमिली ना, बच्चा पढ़ने वाला भाई, फैमिली की नजर में बढ़ गया, समाज की नजर में बढ़ गया, तो अपने आप को काबिल बनाएंगे। थोड़ा झुकते हैं अपने आप को पढ़ाई में, डुबा देते हैं अपने आप को पढ़ाई में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो का हम लोग वेट करेंगे। उसके पहले जितना भी क्वेश्चंस आपको करवा चुके हैं, लाइट का करवा चुके, अल्टरनेटिंग करंट का करवा चुके, ईएमआई का भी हो गया, इन सभी क्वेश्चंस पर हम लोग कमांड करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर भी करेंगे, क्योंकि दोस्त ही दोस्त के काम आता है ना। और जितना शेयर कर सकते हैं करेंगे, ताकि इस प्रकार से एक्सप्लेनेशन से उनका भी फायदा हो और एग्जाम में वो अच्छा से अच्छा नंबर लेकर के आए, अपने देश का, अपने बिहार का
नाम रोशन कर सके। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग फिर कल मिलते हैं। बाय।